फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, बस कुछ बातें करनी थी जो आपको भी नंदू के बारे में पता होनी चाहिए। जी अमित जी, आप मुझे और परेशान मत कीजिए, जल्दी से बता दीजिए आखिर हुआ क्या है। देखिए सांझ जी, जब कल नंदू मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो अमित ने एक एक करके सारी बातें सांझ के सामने रखी और बताया कि वह आपके बारे में क्या सोचता है और वह कौन सी ऐसी 5 लाइन है जो उसने आपके बारे में मुझे बताई। सांझ बहुत ध्यान से अमित की बातें सुन रही थी। सारी बात सुनने के बाद सच में उसका दिल बैठा जा रहा था कि अपने बच्चे के साथ पिछले महीनों से वह कितनी नाइंसाफ़ी कर रही है। आखिर वह 5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा है। अब आगे वह क्यों नहीं अपने बच्चे को समझ पाई। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमित ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब आप नन्नू को समझें, उसके साथ खेलें। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसमें मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा, पर शुरुआत आपको ही करनी होगी। सांझ की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक पड़े थे। उसने कहा, अगर आप मुझे नहीं बताते तो शायद मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाती। अब जो नन्नू को अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, मैं उसके लिए जीऊँगी। अब सांझ नंदू के लिए थोड़ा सा तैयार हो लेती, हंसती मुस्कुराती उसके साथ खेलती। अमित ने उसको जैसा समझाया था वह काफ़ी हद तक वैसा ही करने की कोशिश करती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मासूम से बच्चे पर कोई गलत प्रभाव पड़े। अभी तक तो वह अपने बच्चे को नहीं जान पाई थी, लेकिन अब जानकर वह नंदू की परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहती थी और अमित ने उसका इस बात में काफ़ी हद तक साथ दिया था। इसके लिए वह अमित को काफ़ी हद तक अपना दोस्त समझने लगी थी। वह अपना बेटा होते हुए भी नंदू नहीं समझी जितना अमित ने नंदू को समझा। सांझ के इस बदले हुए रूप को देखकर कौशल्या भी संतुष्ट थी। वह कुछ कहे या ना कहे, पर वह जानती थी इसका जिम्मेदार अमित ही है, जो नंदू का इतना ध्यान रखता है। और उसने सांझ को भी यह महसूस करवा दिया है कि उसे अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को बदलना होगा। जो कौशल्या पिछले महीनों में सांझ के साथ ना कर सकी, वह अमित ने कर दिखाया। इस तरह 2 महीने बीत गए थे। नंदू के एग्ज़ाम भी हो गए और अब छुट्टियां भी शुरू होने वाली थीं। आज उसके स्कूल का आखिरी दिन था। आज नंदू का रिजल्ट आने वाला था और टीचर ने डायरी में नोटिस लिखा था कि सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही स्कूल आएंगे। सांझ अभी तक कभी भी नंदू के स्कूल नहीं गई थी, या यह समझ लो कि उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जब राजीव था तो राजीव ही अक्सर नंदू के स्कूल जाता था। पर इस बार नंदू जिद कर रहा था कि माँ, आप मेरे स्कूल ज़रूर चलोगी। नन्नू अमित से भी जिद करने लगा। वैसे तो सांझ का भी मन हो रहा था कि वह जाकर नंदू का स्कूल देखे, उसके टीचर से मिले, और नंदू के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो उसको टीचर से करनी थी, पर पता नहीं क्यों एक संकोच सा उसके मन में बैठा हुआ था। जब नंदू को लगा कि माँ मेरी बात मान रही है, तो उसने जाकर दादा और दादी के सामने भी रट लगाना शुरू कर दिया कि आप मेरे साथ माँ को स्कूल भेजिए। आज मैं माँ के साथ ही जाऊँगा रिजल्ट लेने। कौशल्या अच्छी तरह से जानती थी कि सांझ नंदू को लेकर स्कूल नहीं जा सकती। उसने अमित को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटा देखो ना नन्नू कैसे पीछे पड़ा है स्कूल जाने के लिए। अगर तेरे पास टाइम हो तो नंदू को सांझ के साथ स्कूल तक ले जा, नंदू खुश हो जाएगा। मैं तो कह कह के थक चुकी हूँ कि बेटा घर से बाहर निकल, घूम फिर, तेरा मन लगेगा। पर वह मेरी तो सुनती ही नहीं। शायद नंदू के साथ उसके स्कूल चली जाए, उसका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। चाहता तो अमित भी यही था कि नंदू के साथ सांझ उसके स्कूल जाए, और उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसने कहा, ठीक है काकी, आप नन्नू को और सांझ को कह दीजिए कि वह तैयार हो जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब कौशल्या ने सांझ और नन्नू से तैयार होने के लिए कहा तो नन्नू खुशी के मारे उछल पड़ा और जल्दी से अलमारी खोलकर सांझ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकालने लगा। माँ,
आज तुम ये पहनोगी मेरे साथ स्कूल जाने में। पर सांझ का तो जैसे रंगों से वास्ता ही खत्म हो गया था। उसने जैसे ही सफ़ेद रंग की साड़ी निकालकर पहनने के लिए रखी, वैसे ही नंदू ने वापस अलमारी में रखते हुए एक हल्की गुलाबी कलर की साड़ी निकालकर सांझ को दे दी। नहीं माँ, आज आप यह पहनो और अच्छे से तैयार होकर मेरे स्कूल चलो। माँ, मैं बाहर सबको बताऊँगा। उसने अपने टीचर को, अपने दोस्तों को, आपसे सबको मिलवाऊँगा और फिर पता है सब क्या कहेंगे कि मेरी माँ सबसे सुंदर है। कौशल्या चुपचाप नन्नू की बातें सुन रही थी। उसका दिल भर आया। अब उनसे और रहा नहीं गया। उन्होंने सांझ के कमरे में जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सांझ बेटा, इस छोटे से बच्चे को नहीं पता कि तू जो भी कर रही है वह क्यों कर रही है, पर आज मैं तुझसे विनती करती हूँ, इसका मन रख ले। यह जो भी कह रहा है मान जा, वरना इस मासूम के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सांझ ने भी चुपचाप हाँ में गर्दन झुकाते हुए कहा, ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। यह सुनकर कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए थे। जब अमित नीचे आया तो नंदू के साथ साथ सांझ भी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। हल्की गुलाबी कलर की साड़ी, गुथी हुई चोटी और माथे पर छोटी सी गुलाबी बिंदी, बस इतने में ही वह कितनी बदली हुई लग रही थी। अमित ने तो उसको पहली बार रंगीन साड़ी में देखा था, वरना तो वह हमेशा खुद को सफ़ेद रंग में ही लपेट कर रखती थी। आज अमित वाकई खुश हो रहा था, उसे ऐसे देखकर कि नन्नू के लिए ही सही, कम से कम उसने खुद को बदलने की कोशिश तो की। अमित, नंदू और सांझ तीनों बाइक से स्कूल जाने के लिए निकल चुके थे। स्कूल से आकर सांझ और नन्नू काफ़ी खुश लग रहे थे। स्कूल जाकर नन्नू ने अपनी माँ को सबसे मिलवाया। अमित भी इनके साथ ही था। अमित ने स्कूल से आकर सांझ और नन्नू को घर छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। कौशल्या देख रही थी कि बाहर जाकर सांझ का मन थोड़ा सा बटा है। वह आज थोड़ा खुश और बदली हुई नजर आ रही थी। नन्नू दिन भर उससे स्कूल की ही बातें करता रहा और वह उसे जवाब देती रही। इसी तरह कुछ महीने बीत गए थे। सांझ धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। अब वह हल्के रंग की साड़ियाँ पहनने लगी। नन्नू के साथ स्कूल या कभी कभी उसको लेकर आसपास घूमने भी चली जाती। अगर कभी ज़रूरत होती तो अमित भी इनके साथ बाहर या कहीं चला जाता। अमित ने जो कोशिश की थी वो धीरे धीरे रंग ला रही थी। वह सांझ के लिए ना सही, पर नन्नू के लिए सांझ को पूरी तरह से बदल देना चाहता था और इस बदलाव में अमित का पूरा पूरा साथ था सांझ के साथ। इस तरह सांझ लगातार खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे सच में महसूस हो रहा था कि इस बदले हुए रूप को देखकर नन्नू काफ़ी खुश रहने लगा है। अमित कभी कभी दोनों को घुमाने पार्क में ले जाता तो कभी नन्नू के साथ स्कूल जाता। अगर कोई ज़रूरत होती तो बाजार जाकर दोनों को शॉपिंग भी करवा कर ले आता। और अमित जब नन्नू को पढ़ाने बैठता तो सांझ भी वहाँ पर आकर बैठकर ध्यान से देखती कि अमित नन्नू को कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि सांझ को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो बस सीखने की कोशिश करती और अमित और नन्नू को देखते हुए उसी तरह से शब्दों को पहचानना, स्पेलिंग बनाना, उनको कैसे बोलना है। अमित नन्नू के साथ साथ सांझ को भी बहुत कुछ सिखाने लगा था और सांझ ने कोशिश करके काफ़ी हद तक अंग्रेजी में अपना ज्ञान बढ़ा लिया था। अब अगर कभी ज़रूरत पड़ती तो वह नन्नू का छोटा मोटा होमवर्क भी करवा देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अमित हमेशा उसके पास तो नहीं रहने वाला। नन्नू उसका बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी उसी को उठानी पड़ेगी। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत चुका था। सांझ में पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था। वह थोड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आने लगी थी। वह घर के कामकाज के साथ साथ बाहर का काम करना भी सीख चुकी थी, जैसे कि लाइट का बिल, नल का बिल, बाजार से सामान लाना, माँ पिताजी को या नन्नू को डॉक्टर के यहाँ दिखाना। बाहरी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हो चुकी थी। अमित भी महसूस कर रहा था कि जैसा उसने चाहा था वह सब हो रहा है। पहले की और अब की सांझ में अंतर अलग से नज़र आ रहा था। कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने वाले थे।
सांझ घर के कामों में साफ सफाई में काफ़ी व्यस्त थी और ऐसे में जब उसने देखा कि अमित जी बाजार जा रहे हैं तो उसने अपनी बात रखते हुए कहा, अमित जी, नंदू मुझसे बाजार जाने की बहुत जिद कर रहा है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ तो उसके साथ बाजार नहीं जा सकती। अगर आपको कोई परेशानी हो ना हो तो मेरे लिए माता के पूजन का सामान और कन्याओं के लिए 9 जोड़ी चूड़ियाँ लेते आइएगा। सांझ ने एक छोटी सी चूड़ी देते हुए अमित को चूड़ी का साइज बताकर कहा, अरे सांझ, मुझे क्या परेशानी होगी, नंदू मेरे साथ बाजार जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरा मन भी लगा रहेगा। तो चलिए नंदू जी, तैयार हो जाइए, हम दोनों बाजार चलते हैं। और अमित नंदू को साथ लेकर बाजार चला गया। जब उसने सारी खरीदारी कर ली, कन्याओं के लिए चूड़ियाँ भी ले ली, तो उसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों पर गई। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसी चूड़ियाँ कहाँ देखी हैं। जब दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो याद आया कि ऐसी चूड़ियाँ तो उसने सांझ को पहने हुए देखा है किसी फोटो में। हाँ, एक बार जिद करके नन्नू ने सांझ और राजीव की शादी का एल्बम उसे दिखाया था और उसने उसे देखा था कि सांझ ऐसे ही लाल रंग की चूड़ियाँ अपनी दोनों कलाइयों में भर भर के पहनी हुई है। और सच में सांझ की उन चूड़ियों में सांझ बहुत सुंदर लग रही थी। लाल चूड़ियाँ, मांग में भरा हुआ सुर्ख लाल रंग का सिंदूर, आंखों में काजल और चेहरे पर गजब की खुशी। उसने खुद को छटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यह क्या सोच रहा हूँ, मुझे सांझ के बारे में इस तरह से कोई भी बात नहीं सोचनी चाहिए। न चाहने के बाद भी हर बार उसे सांझ वैसे ही खूबसूरती से नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका यह रूप क्यों उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। जब वह दुकान वाले को पैसे देने लगा तो वह लाल चूड़ियाँ भी पैक करने के लिए कह दिया और सारा सामान लेकर नंदू को साथ लेकर घर आ गया। घर आकर सारा सामान सांझ को दिया और जो चूड़ियाँ सांझ के लिए लाया था उसको कैसे भी छुपाकर अपने कमरे में रख दिया। जब खाना खाने नीचे आया तो सांझ सबको खाना परोसने लगी। अमित की निगाहें बार बार सांझ की सूनी कलाइयों पर ही जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसकी सूनी कलाइयाँ देखकर अमित के दिल में एक दर्द सा उठता। वह खुद से ही सवाल कर रहा था कि आखिर यह कैसी रीत है कि जब किसी औरत को उसका साथी छोड़कर चला जाता है तो आखिर उसे इस लिबास में क्यों रहना पड़ता है, जबकि मर्द भी इसी समाज में रहते हैं पर उनके साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी औरत के जाने के बाद आदमी सफ़ेद कपड़े पहने या अपनी ज़िंदगी में रंगों से नाता ही तोड़ ले। सिर्फ औरत ही क्यों यह त्याग करती है? क्या उसका मन नहीं करता होगा रंगों के आसपास रहने का, रंगों में डूब जाने का, श्रृंगार करने का? श्रृंगार तो औरतों का सबसे बड़ा गहना होता है, उनकी चाहत होती है। फिर भी वह इस चाहत को कितने गम के साथ अपने सीने में छुपा लेती हैं। यह गलत है। समाज को यह सोच बदलनी ही चाहिए। हो सकता है मैं सोच को ना बदल पाऊँ, पर एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं यह कोशिश ज़रूर करूँगा। यह सोचते हुए भी कब खाना ख़त्म हो गया उसे पता ही नहीं चला। सांझ ठीक उसके सामने खड़े होकर उससे पूछ रही थी, अमित जी, आपको कुछ चाहिए क्या? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जल्दी से प्लेट बाहर रखते हुए ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर भी नींद अमित की आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर सांझ का सुंदर चेहरा याद आ रहा था, जिसमें उसने माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल लगाया हुआ था। यह सब करके किसी देवी का रूप लग रही थी। फिर क्यों सबको अपनी ज़िंदगी से दूर किया? लेकिन मैं भी गलत हूँ। समाज के जो नियम हैं सिर्फ मेरे कहने से कैसे बदल सकते हैं? पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक सांझ की याद क्यों आ रही है। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं उसे इस तरह के सजे सवरे रूप में याद करूं, सिर्फ और सिर्फ नन्नू की माँ की तरह ही देखता था। लेकिन आज क्यों लग रहा है कि वह मेरे बहुत करीब आ गई है। अगर मेरा बस चले तो एक पल में उसके सारे दुख दर्द दूर कर दूं। काश मैं ऐसा कर पाता। यही सोचते हुए सारी रात आंखों में ही कट गई।
जब सुबह उठा तो सबसे पहले उसकी निगाहें उन चूड़ियों पर गई जो उसने लाकर अपने कमरे की टेबल पर रख दी थी। एक बार फिर उनको उठाकर छूकर निहारने लगा। आज नवरात्रि पूजन है, आज नवमी है, सांझ कन्याओं के लिए चूड़ियाँ लाई है। जब वह कन्याओं को चूड़ियाँ पहनाएगी तो मैं उसे कहूँगा कि आप भी ये चूड़ियाँ पहने, नन्नू को अच्छा लगेगा। पर कहीं उसने गलत समझ लिया और अपनी दोस्ती से भी दूर कर दिया, फिर मैं उन्हें कैसे बदल पाऊँगा? मुझे कोई और तरीका निकालना होगा सांझ जी को यह चूड़ियाँ देने का। तभी नन्नू भागता हुआ आया और अमित के हाथ में बहुत चूड़ियाँ देकर कुछ देर के लिए चुप हो गया। जब अमित ने उसे प्यार से गोद में उठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, नन्नू क्या हुआ, चुप क्यों हो? आप कुछ कहना चाहते थे ना मुझसे? अंकल, माँ भी ऐसी ही चूड़ियाँ पहनती थी ना। मैंने आपको माँ की फ़ोटो दिखाई थी पर अब नहीं पहनती, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो बस इतनी सी बात हमारे नन्नू जी को बुरी लग रही है। अच्छा ठीक है, यह चूड़ियाँ आपने कल बाजार से पसंद की थी ना? नहीं, मैंने तो नहीं देखी थी। अरे हमने चूड़ियाँ खरीदी थी ना, जो आपकी माँ ने मेले से मंगाई थी। हाँ वह तो छोटी थी। हाँ तो उसी के साथ ही यह चूड़ियाँ भी ली थी। यह चूड़ियाँ ले जाकर अपनी माँ को देना और कहना कि माँ आपके लिए मैं लाया हूँ बाजार से। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो वह पहन लेंगी। आप ये मत कहना कि मैंने खरीदी थी। अगर आप मेरा नाम लोगे तो वह नहीं पहनेंगी। आप चाहते हो ना कि आपकी माँ ये चूड़ियाँ पहने, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि बाजार से मैंने आपके लिए खरीदी हैं चूड़ियाँ। शाबाश। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। अमित ने जैसे ही बाहर झांका तो सांझ ट्रे में चाय का कप लेकर अमित के ही कमरे में आ रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।